Hello friends, welcome back. My name is Kiran Bose. This video is about NEP 2020. So I have tried to read the entire document, not the draft one but the final one. And I have noted in a short way the important things I have noted down here. So I am going to discuss the entire document in this video. So if you watch the video till the end, you will complete the entire document, as well as you can take notes of the important points that may be helpful for your UGC NET examination. Okay, so it will help you in the first paper as well as in the second paper if your second paper or subject is education, right? So let's start. Okay, सो ये हमारा फ्रंट पेज देख सकते हो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको पब्लिश किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब ये MHRD जो है इसका तो नाम चेंज हो गया है, आपको पता होगा। तो इस डॉक्यूमेंट आने के बाद वो नाम चेंज हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया है। ओके, MOE। तो ये इसका कंटेंट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर टोटल 63 पेजेस है आपको जो पढ़ना है, ठीक है। बाकी 3 पेज में यहाँ पर देख सकते हो 63 पेजेस तक ही है। तो 63 पेजेस के बाद जो है एब्रीविएशंस है, तो टोटल 63 पेज है। तो हम चलिए इसको डिस्कस करते हैं और डेफिनेटली मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैं उसी से नोट डाउन किया है। आप आगे देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कॉन्साइज्ड है ये वीडियो, और आपको लगेगा कि हाँ सच में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सिर्फ डिस्कस में करूँगा यहाँ पर। तो कोई भी आपको फीडबैक होगा वो देखने के बाद तो ज़रूर वो वहाँ पर टाइम स्टैम्प यूज़ करके वहाँ पर आप कमेंट करना, ठीक है। टाइम स्टैम्प यूज़ करके कमेंट करना, ताकि मैं जल्दी ही आप जिस रेस्पेक्ट से मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, जिस कॉन्टेक्स्ट के बेस पर आप कमेंट कर रहे हो वो मेरे को जल्दी समझ में आए, ठीक है। और आपका जो भी है NEP को पढ़ने के लिए आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो NEP को, क्योंकि मैं तो बहुत सारे कमेंट यहाँ पर दूंगा, ठीक है। पढ़ने के बाद मेरे को लग रहा था, तो देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, पहले इंट्रोडक्शन आता है। तो एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये बेसिक मतलब थियोरेटिकल बातें बहुत सारे की गया है ऐसे ऐसे करके, जो कि यूजुअली बुक्स में लिखे रहते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना ऐसे टाइप का क्वेश्चन के आंसर देते हैं और उसमें लिखते हैं ढेर सारे, तो वही सारे बातें बेसिकली है। तो यहाँ पर देखिए आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको जो चीज़ें मिलेगा, तो ये जो SDG 4 है, तो हमारा जो SDG 4 है ये 2030 एजेंडा भी इसको बोला जाता है। 2030 एजेंडा जो कि फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और ये इंडिया ने देखो 2015 में अडॉप्ट किया था। मैं देखो कार्सर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 2015 में अडॉप्ट किया था। और इसका SDG 4 जो है, गोल 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या बोलते हैं कि एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। तो ये हमारा SDG 4 है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जो कि क्या है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, देखिए, एंड प्रोमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो ये इस SDG 4 को फुलफिल करने के लिए आप बोल सकते हो कि ये पूरा डॉक्यूमेंट की तैयारी किया गया है, ताकि एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है, ताकि हमारा SDG 4 जो है वो हम अचीव कर पाए बाय 2030, ठीक है। हम ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, ओके। उसके बाद देखिए हाईएस्ट ह्यूमन गोल के बारे में मैंने कुछ लिखा है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ह्यूमन गोल क्या है कि नॉलेज, विजडम एंड ट्रूथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई होगा, है यहाँ पर पैराग्राफ नंबर मेंशन नहीं, इसलिए थोड़ा मैं ढूंढना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर कहाँ लिखा है एक्चुअल में। हाँ, देखिए, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, विजडम एंड ट्रूथ वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड इन इंडियन थॉट एंड फिलोसॉफी एज द हाईएस्ट ह्यूमन गोल। तो हमारा इंडिया की जो ट्रेडिशन है, हमारा जो ओल्ड एज है, जो भी है नॉलेज सिस्टम है, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम, यहाँ पर 4 टर्म आप पाओगे। तो उसके बेसिस पर ये इंट्रोडक्शन टोटल बनाया गया है, और डॉक्यूमेंट भी काफ़ी हद तक फोकस्ड है उसमें, ठीक है, इंडियन की नॉलेज सिस्टम में। और हमेशा इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने की बात कर रहा है, मतलब बहुत बार ये ग्लोबल लीडर ये वर्ड यूज़ किया गया है, पता नहीं क्यों, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो
देखिए हम भी प्रोग्रेस करेंगे, ये बात तो है, बट बाकी दूसरे कंट्री जो ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड हो गया है वो पीछे थोड़ी चले जाएंगे। फिर हम ग्लोबल लीडर मतलब वो लोग भी तो इक्वल एट ए पार आ जाएंगे ना। हम अभी कोशिश क्या कर रहे हैं कि उनका एट पार होने का, फिर हम ग्लोबल लीडर कैसे बनेंगे वो तो नेक्स्ट स्टेप में देखा जाएगा। तो आप पहले वो एट पार आ जाइए, ठीक है, उसके बाद लीडर बनने का बात कीजिएगा। तो ये थोड़ा क्या है वो बोलते हैं ना, एग्जैजरेशन कर दिया है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। देखो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3। तो यहाँ पर जो गोल है, यहाँ पर बोला गया है कि ग्रेड 3 जो होगा उसमें हमारा एम ये होगा कि फाउंडेशनल लिटरेसी आ जाए हर एक चाइल्ड के अंदर। तो हम यहाँ पर बेसिकली आप स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मेन चेंजेस है एक्चुअल में बोल सकते हो, जिसके लिए वायरल हो गया था। हाँ, इसी के लिए तो वायरल हुआ है NEP 2020। हाँ, स्ट्रक्चर का चेंज होगा, इसी में तो चेंज है, बाकी तो सारे गल्पा ही है। वो स्ट्रक्चर जो चेंज हुआ है वही है, ठीक है, सिर्फ, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। तो देखिए मतलब आगे जाके प्लान होगा वो ब्लूप्रिंट यहाँ पर बनाया गया है कि कैसे होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए स्टेजेस को यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले वाला जो हमारा स्टेज था वो 10+2 था, जो कि आप नहीं रहे, हाँ मर गया अब नहीं रहे, रेस्ट इन पीस। तो अब नया सिस्टम जो आएगा वो है 5+3+3+4, 5+3+3+4, है ना, ये सिस्टम है। अब ये देखो 5 जो है ये फार्दर 3+2 में डिवाइडेड है, 3+2 में डिवाइडेड है। तो ये 3 इयर्स जो होगा ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा देखो 3 इयर्स ये आंगनवाड़ी और प्री स्कूल और बाल भाटिका इसको बोला जाता है। मतलब एक चाइल्ड एज 3 में इस आंगनवाड़ी में आएगा या फिर बाल भाटिका जिस रीजन में जो होगा, तो वहाँ पर एज 3 मतलब 3 साल जब हो जाएगा वो, तो वो वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा शायद, वहाँ पर वो 6 साल तक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लास 1 और 2 होगा, जो कि 6 साल एज जब 6 साल का हो जाएगा तो क्लास 1 में उसको एडमिशन दिया जाएगा। और फिर वो जब 2 में जाएगा तो मतलब 1 में 7 हो गया, फिर क्लास 2 में 7 to 8 हो गया, 8 साल का हो गया बच्चा, ठीक है। फिर देखो क्लास 3 to 5 है, तो यहाँ पर उनका एज 11 हो जाएगा। फिर 11 to 14 यहाँ पर क्लास 8 तक आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8 तक आ जाएगा तब एज हो जाएगा 14, और 14 के बाद फिर 18 तक ये 9 to 12 यहाँ पर होगा, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेजेस आपको याद रखना है कि फाउंडेशनल स्टेज जो है ये एज 3 में इसमें एडमिशन लिया जाएगा, या फिर इसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन भी बोला जाएगा। इसको इसी को फाउंडेशनल स्टेज को ही ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो हमारा स्टेजेस देखिए, फाउंडेशनल स्टेज, देन आपका प्रिपरेटरी स्टेज, देन मिडिल स्टेज एंड देन सेकेंडरी स्टेज। तो ये 4 स्टेजेस है, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, ओके। सेकेंडरी स्टेज में क्या आ जाता है, पूरा 12 भी आ जाता है, जो आप प्रेजेंटली या फिर पहले हम जिसको हायर सेकेंडरी मानते थे उसको भी आप सेकेंडरी कंसिडर किया जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना, 12 तक कवर हो जाए पूरा तो फिर सेकेंडरी हो गया। तो हायर सेकेंडरी बोलते थे हम उसको 11-12 को, या फिर सीनियर सेकेंडरी बोलते थे, तो वो तो यहाँ पर नहीं रहे अब, ठीक है, सब नहीं रहे, हो जाएगा सब नहीं रहे। तो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, ये हमारा 4 स्टेजेस है, और उसको एज भी याद रखना है, क्लास भी याद रखना है, सारी चीज़ें याद रखना है। तो देखो इस चीज़ों को रिलेट करो, फाउंडेशन में एज 3 साल का बच्चा आया, उसको एडमिशन दिया गया वहाँ पर, और 6 साल तक वहाँ पर रहेगा फाउंडेशन स्टेज में, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज में जब 6 साल का हो गया तो उसको फिर क्लास 1 में डाल दिया जाएगा, और क्लास 2 में उनको डाल दिया जाएगा। तो फिर क्लास 2 तक उसका साल 8 ईयर्स हो गया, तो फिर फाउंडेशन उसका पूरा हो गया, ठीक है, फाउंडेशन उसका पूरा हो गया। और मैंने पहले मेंशन किया था कि ग्रेड 3 तक गोल क्या है कि वो चाइल्ड के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आ जाए। इसका मतलब वही है कि लिखना, पढ़ना, जोग, वियोग, गुण, भाग ये सब करना उसको आ जाए, ठीक है, फाउंडेशनल एंड न्यूमरेसी ये आ जाए। तो फिर जब 8 साल का हो जाएगा तो वो प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा, ये है क्लास 3 का, ठीक, क्लास 3। यहाँ से क्लास प्रिपरेटरी स्टेज हम क्लास 3 से लेकर 5 तक मान रहा है प्रिपरेटरी, ठीक है। तो
3, 4, 5 मतलब यहाँ पर 3 क्लास है और स्टूडेंट का एज क्या हो जाएगा 11 ईयर्स का हो जाएगा वो। तो ये आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन आपका आएगा मिडिल एज स्टार्ट होता है 11 ईयर्स में और 11 से लेकर 14 तक इसका मिडिल एज चलेगा। और जो क्लास होगा वो 6 to 8 मतलब ग्रेड या फिर स्टैंडर्ड जो भी बोल सकते हो 6 to 8, ठीक है। 6 to 8 पहले था 3 to 3, देन 3 to 6 ईयर तक उसको हम बोल रहे हैं आंगनवाड़ी। देन क्लास 1, 2 और ये आंगनवाड़ी और क्लास 1, 2 मिला के हमारा बन रहा है फाउंडेशनल। देन क्लास 3 to 5 हमारा बन रहा है प्रिपरेटरी। देन 6 से लेकर 8 तक हमारा मिडिल स्टेज है और 9 से लेकर 12 तक हमारा सेकेंडरी स्टेज है। और सेकेंडरी स्टेज जब कंप्लीट करेगा तब बच्चे का एज होगा 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स टोटल फुल। ओके, तो ये था कुछ स्टेजेस। अब देखिए यहाँ से एक्चुअल डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो मैंने बोला फुल फॉर्म। तो ये ध्यान याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है ऐसे, ये UGC नेट में थोड़ी पूछेगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसे पैराग्राफ का नंबर दिया है तो मैंने भी ऐसे ही नोट डाउन किया है ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये कौन सा पैराग्राफ में है और आपको दिखा पाऊँ टोटल लाइन, ठीक है। तो देखिए 1.1 अगर मैं कुछ भी पॉइंट मिस कर गया हूँ तो डेफिनेटली आप टाइम स्टैम्प देकर वहाँ पर मेंशन करना कि आप भी अगर ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो या फिर पढ़े हो या फिर स्क्रीन में आपको दिख रहा है तो आपको कुछ लाइन दिखा और लगा कि यार ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस कर गया, तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1.1 में जो बोला गया है हम सिर्फ समराइज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मेन चीज़ बोला गया है कि ओवर 80% ऑफ अ चाइल्ड्स और क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट ऑकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6, ठीक। तो 6 साल के बच्चे के मतलब बच्चा का एज जब 6 साल होता है 6 ईयर्स तक ही उसका ब्रेन का डेवलपमेंट 85% कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये 6 साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब चाइल्ड को अच्छा क्या है वो गाइडेंस देना पड़ेगा, अच्छा शिक्षक देना पड़ेगा, उनको अच्छा चीज़ें सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पूरा फाउंडेशन बेस्ड है। ओके, देन हम देखते हैं एकदम 1.6 में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ लगा नहीं मेरे को तो मैंने स्किप कर दिया। 1.6 में क्या है देखिए कि यहाँ पर बोला है कि प्रायर एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू अ प्रिपरेटरी क्लास। जैसे कि वो हमने दिखाया आंगनवाड़ी तक हमारा 3 ईयर में आया और 6 ईयर हो गया, तो प्रायर एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल बी मूव टू प्रिपरेटरी क्लास और बाल भटिका, सो दैट इज बिफोर क्लास 1 which has an ECCE क्वालिफाइड टीचर। तो बेसिकली वो आंगनवाड़ी कैसा होगा या फिर बाल भटिका कैसा होगा, इसको प्रिपरेटरी क्लास क्यों बोल दिया पता नहीं। प्रिपरेटरी ये देखो इस 1.6 में लिखा है इट इज एम्फेसाइज्ड दैट प्रायर टू द एज ऑफ 5 एवरी चाइल्ड विल मूव टू ए प्रिपरेटरी क्लास और बाल भटिका। तो बाल भटिका तो वही ECC वाला को बोला जा रहा है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर बाल भटिका ये लिखा है तो ये तो 3 ईयर्स हो गए, 3 to 6 ईयर। उसके बाद प्रिपरेटरी तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई क्लास 3 से, बट ये तो फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रिपरेटरी क्यों मेंशन कर दिया ये कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। बाय द वे बोला जा रहा है कि वो जो आंगनवाड़ी होगा वहाँ पर एक ECCE क्वालिफाइड टीचर रहेगा, अब पता नहीं, तो क्वालिफाइड टीचर रहेगा बाय द वे, वो उनको प्ले बेस्ड लर्निंग देगा, ठीक है, और मिड डे मील भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर हम 1.7 में आते हैं। 1.7 में बोलता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और टीचर्स जो होगा उनका क्वालिफिकेशन होगा 10+2 एंड अबव शैल बी गिवन अ 6 month सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन ECCE। मतलब उसका क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए 10+2 और उसके बाद उसको 6 month का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल होना पड़ेगा या फिर दिया जाएगा जो भी ट्रेनिंग वगैरह है। सो दोज विथ लोअर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन 1 year डिप्लोमा। अगर उनसे कम क्वालिफिकेशन वाला कोई होगा तो उनको 1 year ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अब ECCE टीचर्स विल बी मेंटर्ड बाय द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, और इनको मेंटरिंग कौन करेगा, ये प्रोग्राम या फिर ट्रेनिंग कौन देगा इनको, तो डेफिनेटली याद रखिएगा इसको देगा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, ये यूजुअली शायद ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। देन हम 1.8 में देखेंगे ECC विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन आश्रमशालाज इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। तो ये आश्रमशाला क्या है, मतलब जो ट्राइबल एरिया में आंगनवाड़ी होगा उनको क्या आश्रमशाला बोला जाएगा,
हो सकता है। तो देन 1.9 देखिए, ECCE करिकुलम एंड पेडागोगी विल लाई विथ MHRD यानी MOE। ओके, द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECCE विल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय MHRD, WCD that is Women and Child Development, Health and Family Welfare that is HFW। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर आप ये पैराग्राफ नंबर जो बता रहा हूँ वही में अगर फॉलो कर लिया आपने तो फिर आपको लाइन पूरा दिखेगा, ठीक है। एंड ट्राइबल अफेयर्स, तो देखो ये जो ECC है ये जॉइंटली ऑपरेट किया जाएगा और इनमें MHRD यानी आज के डेट में MOE रहेगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेगा एंड ट्राइबल अफेयर्स रहेगा। तो 4 डिपार्टमेंट या फिर 4 मिनिस्ट्री आप बोल सकते हो, MHRD, WCD, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स। तो 4 डिपार्टमेंट यहाँ पर इंक्लूड होंगे, इसको मैनेज करेगा। देन हम 2 पे जाते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसका बात पहले भी मैंने मेंशन किया था। ओवर 5 करोड़ स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री स्कूल हैव नॉट अटेंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये तो आपको पता ही होगा कि बच्चे 5 तक चले जाते हैं, उसके बाद भी उसको रीडिंग पढ़ना नहीं आता, कॉमन जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब करना नहीं आता, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ के स्कूल होते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत ही एक क्या बोले वो एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम को यहाँ पर बात किया जा रहा है। देन 2.2 में क्या बोला जा रहा है, देखो कि यहाँ पर जो अनेक बहुत कुछ बोला जा रहा है, बट मेन पॉइंट यहाँ पर है कि एवरी स्टूडेंट विल अटेंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, तो बाय 2025 तो भाई आ ही गया और एक ही मंथ बचे हैं, ठीक है। पता नहीं इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या बोल रहा है। तो जब एक बच्चा 6 ईयर का हो जाएगा तो उसको बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आता होगा। ये इस डॉक्यूमेंट का जो है एम रखा गया था। तो एक क्लास में जब ग्रेड 3 में कोई बच्चा जा रहा है, ठीक है, ग्रेड 3 मतलब एज 6 कैसे हो गया इसका, ग्रेड 3 तो 3 साल में आंगनवाड़ी में आया, उसका इस तो 6 साल हुआ, तब मतलब आंगनवाड़ी के जब लेफ्ट करेगा, आंगनवाड़ी क्लास 1 में जाएगा, तो इसको ग्रेड 3 क्यों बोला जा रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं है। और फिर भी एज ये 6 ईयर बोल रहा है, यहाँ पर देखो लिखा है ग्रेड 3, ठीक ना। अच्छा, ग्रेड 3 में 6 ईयर यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो शायद मैंने गलत लिख लिया यहाँ पर, है ना। तो बाय द वे, तो ग्रेड 3 में जब जाएगा वो, तो उसका फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी आ जाएगा। अब 2.3 देखिए क्या बोल रहा है। 2.3 बोल रहा है कि प्यूपल टीचर रेशियो जो होगा, प्यूपिल टीचर रेशियो जो होगा वो होगा 30:1। यहाँ पर लिखा है 30:1, मतलब 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर रहेगा। ओके, फॉर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स द रेशियो विल बी 25:1। ओके, सोशियो-इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स इट विल बी 25:1। ओके, देन 2.5 में चले जाएंगे हम। करेंटली विद द लैक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू ECC, ओके, टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल रेडी एंड इंटरिम 3-month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स बाय NCERT एंड ACT। तो वो जो ग्रेड 3 बोल रहा है वो फिर यहाँ पर बोला ग्रेड 1, इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स आर स्कूल रेडी एंड इंटरिम 3-month प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स, मतलब जो भी है इसका जो ये होगा वो NCERT एंड ACT प्रिपेयर करेगा, इतना याद रखिएगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ए नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब ये देखो दीक्षा प्लेटफॉर्म भी आया था, है ना, तो दीक्षा भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यह फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। ओके, आप देखो 3 में हम पॉइंट नंबर 3 पे हम चले जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है कार्टलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब ड्रॉप आउट रेट की बात करें यहाँ पर, तो हमारा जो GER है वो 6 to 8 लेवल में है 90.9%, दिन घटता जा रहा है। 9 से 10 तक है 79.3% और 11-12 में है 56.3%। तो ये स्टैटिस्टिक्स याद रखिएगा कि ये NEP पे मेंशन किया है। और नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन जो कि है वो 3.22 करोड़ है एज पर NSSO 2017-18। ये सारे बातें देखो यहाँ पर मेंशनड है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो GER फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो क्लास 6 to 8 है वहाँ पर GER है 90.9%, देन 9 से 10 जब आता है तो 79.3% बन जा रहा है, और फिर 11-12 में और भी घटता जा रहा है, मतलब ड्रॉप आउट बढ़ रहा है, तो वो हो रहा है 56.5%, ठीक है।
और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो कि आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल में आता ही नहीं है, फिर इनरोल नहीं किया, वैसे स्टूडेंट्स का नंबर है 3.22 करोड़ है। और इनका एज ग्रुप 6 to 17 ईयर्स है, यहाँ पर लिखा है देखो 6 to 17 ईयर्स, जो कि 3.22 करोड़ है। और ये डेटा इन SSO ने दिया है 2017-18 में, ठीक है। देन 3.5 में हम चले जाएंगे। सो 3.5 क्या बोल रहा है कि स्टेट्स विल बी एनकरेज टू एस्टेब्लिश SIOS, दैट इज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, ऑलरेडी है बहुत सारे स्टेट में, बट उनको और भी इनकरेज किया जाएगा जिस स्टेट में शायद नहीं होंगे। तो आप बता सकते हैं पर कि कौन सी स्टेट में स्टेट का खुद का ओपन स्कूलिंग नहीं है, कारण क्योंकि वेस्ट बंगाल का तो है नेताजी ओपन स्कूलिंग है, या क्या बोलते हैं उसको, नेताजी है न्यूज़ आई थिंक, अरे न्यूज़ क्या, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। तो आप बताना कमेंट करके आपका स्टेट का है कि नहीं है। देन हम पॉइंट 4 में जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल्स, तो लर्निंग शुड बी हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। मतलब यहाँ पर करिकुलम कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ाना होगा, वो सब बात यहाँ पर हो रहा है। और 4.2 में यहाँ पर बताना जा रहा है कि वही फिर से स्टेजेस की बात यहाँ पर हो रहा है कि प्रिपरेटरी स्टेज जो हो वो 3 ईयर तक चले, 3 ईयर होगा, मिडिल स्टेज भी 3 ईयर का होगा, और सेकेंडरी स्टेज जो होगा 4 ईयर का होगा। 4 ईयर मतलब वो कितने क्लास है ना, सेकेंडरी स्टेज में 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो 4 ईयर है। फिर मिडिल स्टेज में था हमारा 3 ईयर का था, 6 से लेकर 8 तक, 6, 7, 8। और प्रिपरेटरी स्टेज में भी मिडिल एज में क्या था वो, हाँ 6, 7, 8 ही तो होगा ना, हाँ। देन प्रिपरेटरी स्टेज में था वो वाला 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2, अच्छा ऐसा क्या, अरे कुछ गलत बोल दिया मैंने शायद। 3 to 5 देखो, प्रिपरेटरी स्टेज मतलब 3 to 5, सॉरी, हाँ वो तो 1, 2 तो आंगनवाड़ी में था, हाँ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पर देखो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या फॉलो किया जाएगा, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, लाइट टेक्स्ट बुक्स यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, तो याद रखिएगा। देन मिडिल स्टेज में इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर, डिस्कशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग विच इच सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ये सब की इंट्रोड्यूस किया जाएगा 6 to 8 में, मिडिल स्टेज में। और साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, ये सब इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और बाकी जो प्रिपरेटरी स्टेज होगा यानी क्लास 3 से लेकर 5 तक, वो प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और लाइट टेक्स्ट बुक्स वहाँ पर दिया जाएगा। ओके, देन देखो सेकेंडरी स्टेज में जो है ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ग्रेटर डेप्थ, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट को चॉइस बहुत दिए जा रहे हैं यहाँ पर कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, वो पढ़ सकते हो, है ना। तो वो सब इस स्टेज में आएगा। एंड स्टूडेंट्स वुड कंटिन्यू टू हैव द ऑप्शन ऑफ एग्जिटिंग आफ्टर ग्रेड 10। और अगर यहाँ पर देखो 10, 12 एक ही साथ कंटिन्यूएशन में हो रहा है, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहा कि उनका आगे कि यार 10th के बाद वो कुछ वोकेशनल कोर्स को परस्यू करना चाहता है, तो वो इस सिस्टम में भी लेफ्ट कर सकते हैं और फिर बाद में फिर आके क्लास 11, 12 कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन हम 4.5 में चले जाएंगे, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस टू मेक स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस पर लर्निंग। ठीक है, वही क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर दिया जा रहा है यहाँ पर। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा और कब होगा तो ज़रूर, बट कब होगा वो पता नहीं है ना। देन 4.6 इन ऑल स्टेजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग विल बी अडेप्टेड, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। देन आर्ट 4.7 में देखिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन विल बी स्ट्रेंथन टू लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर, मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर है, हिस्ट्री है, उनको भी बहुत एम्फेसाइज यहाँ पर किया जा रहा है कि उनके बेसिस पे हम टीचिंग कराएंगे। ठीक, देन 4.8 में देखिए, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन इज अनदर क्रॉस कल्चरल पेडागोजिकल अप्रोच, मतलब स्पोर्ट्स को भी बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मतलब वो एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है, स्कूल में, नॉट ओनली जस्ट एकेडमिक। देन 4.9 में देखिए आप कि देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मतलब ये जो बाउंड्रीज थे है ना हमारे ज़माने में ऐसे बोल सकते हैं, हम जब स्टूडेंट्स थे, तो वो सारे चीज़ें हटा दिया जाएगा। जैसे कि हम पढ़े थे कि तुम इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो हिस्ट्री नहीं ले सकते, है ना, और जियोग्राफी ले रहे हो तो उसके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब ये सब जो ऐसा स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है वो सब हटा दिया जाएगा, और काफ़ी अच्छी बात है। देन 4.10 में हम देख सकते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम स्कूल एजुकेशन, देखो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि हमारा जो स्कूल सिस्टम होगा वो सेमेस्टर सिस्टम में हो जाएगा, स्कूल सिस्टम भी हमारा सेमेस्टर वाला हो जाएगा, है ना, तो वो प्रेशर नहीं आएगा स्टूडेंट के ऊपर।
ठीक। देन 4.11 ये काफ़ी अच्छी है, सेमेस्टर ही अच्छी है, क्योंकि वो फिर पूरा साल का वो थोड़ा बर्डन हो जाता है ना, तो ये ठीक है। देन 4.11 जो है, यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है मैंने। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे मतलब कॉपी किए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5। तो देखिए आप कहाँ पर है, ये वाला लाइन यहाँ पर है, ग्रेड 5 बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज। मतलब क्लास 5 तक तो पढ़ना ही है, ठीक है। होम लैंग्वेज जो भी है रीजनल लैंग्वेज में स्टूडेंट को पढ़ना होगा, और हो सके तो 8 तक उसको पढ़ा दिया जाए रीजनल लैंग्वेज में, ठीक है। और यहाँ पर देखो बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल ये लिखा है। फिर आप बताओ, जो प्राइवेट स्कूल एडवर्टाइज करता है कि भाई हमारा तो इंग्लिश मीडियम है, तो फिर वो क्या करेगा, मतलब वो क्या पढ़ाएगा क्या? हाँ, फिर पता नहीं भाई, पढ़ा भी सकता है, क्यों नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि पता नहीं फिर इसको गार्जियन कैसे लेंगे, पता नहीं, है ना, पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन आते हैं ऐसे होते हैं कि प्राइवेट स्कूल में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। देन देखिए हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स विल बी मेड अवेलेबल इन मदर टंग। तो ये सब बात किया जा रहा है कि ऑब्वियसली पढ़ाना भी रीजनल लैंग्वेज में होगा, तो बुक भी उसी लैंग्वेज में होना चाहिए, है कि नहीं। देन देखो टीचर्स विल बी एनकरेज टू यूज ए बाइलिंगुअल अप्रोच इफ होम लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये तो करता ही है टीचर अभी भी स्टूडेंट को समझाने के लिए, है ना। देन हम 4.12 में चले जाएंगे कि चिल्ड्रेन पिकअप लैंग्वेजेस एक्सट्रीमली क्विकली बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 8। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक चाइल्ड का एज जब 2 साल से बाद और 8 साल तक, मतलब 2 to 8 years तक वो लैंग्वेज काफ़ी अच्छे जल्दी सीख लेते हैं। तो देयर विल बी अ मेजर इफोर्ट फ्रॉम बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन लार्ज नंबर्स ऑफ लैंग्वेज टीचर्स इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस स्पेशली मेंशन्ड इन 8th schedule एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी मेड फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो ये सब बातें बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई बहुत सारे टीचर्स नियोग करेंगे और फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। बट अगर आप स्कूल घूम के देखोगे थोड़ा, तो वहाँ पर भाई टेक्नोलॉजी की इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है, टेक्नोलॉजी चलाने की इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी तो चेयर टेबल भी ठीक ढंग से नहीं है। वो जो हम एग्ज़ाम देने में जाते हैं वो गए हैं, मतलब मैंने बिहार में गए हैं, वेस्ट बंगाल में तो जाता ही हूँ। तो स्कूल में जो है बैठने की जो स्पेसेस है ना, वो हालत बहुत ख़राब है। जो बेंचेस होते हैं वो ब्लैक बोर्ड्स, है ना, वो फिर अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है। पता नहीं ये इसको मैनेज करेंगे, आई थिंक, आई होप, आई एम सॉरी क्या है, ऑप्टिमिस्टिक हमको रहना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं। देन 4.13 देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू। मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला पहले शायद था, है पहले शायद था ही, जब हम भी स्कूल में थे तो हमको वो बंगाली, इंग्लिश और फिर संस्कृत भी पढ़ना पड़ा था, ठीक है। और हमारा टीचर तो एक दिन बताया था कि मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है, ठीक। तो 4th लैंग्वेज हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स सभी पढ़ते हैं। अब देखो नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट, ये भी बताया गया है, ठीक है। मतलब जो साउथ के स्टेट्स है वो हमेशा डर में रहते हैं कि यार हिंदी हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, तो इसलिए शायद इन्होंने कन्फर्म किया है कि ऐसा कोई नहीं है। ऐसे यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो फिर अगर कोई तेलुगु है, मलयालम है, तो वो सब तो रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे। तो मेंशन करें कि नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। स्टूडेंट्स कैन चेंज लैंग्वेज इन ग्रेड 6 और 7, और स्टूडेंट्स जो है उसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं 6 और 7 में जाके। देन 4.16 में हम जाएंगे, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि एवरी स्टूडेंट इन ग्रेड 6 to 8 विल पार्टिसिपेट इन फन प्रोजेक्ट और एक्टिविटी ऑन दी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया सच एज द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, ठीक है। तो ऐसा एक इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, लैंग्वेजेस के जान पहचान बढ़ेगा। इट वुड बी अ जॉयफुल एक्टिविटी एंड वुड नॉट इन्वॉल्व एनी फॉर्म ऑफ असेसमेंट, ठीक है। इट्स फॉर फन ओनली, एंड ये कोई असेसमेंट नहीं होगा इसका, ठीक है। ओके, देन हम 4.17 में जाएंगे। तो 4.17 बोल रहा है कि संस्कृत पॉजेज आ क्लासिक लिटरेचर ग्रेटर इन वॉल्यूम दैन लैटिन एंड ग्रीक पुट टुगेदर। लैटिन और ग्रीक में जितने लिटरेचर है वो हमारा संस्कृत में उससे भी ज़्यादा है। तो संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो संस्कृत ये जो लैंग्वेज है इसका टीचिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। देन 4.19 में जाएंगे, हम देखते हैं। जो आप देख पा रहे हो कि संस्कृत लैंग्वेज को बहुत एम्फेसाइज किया गया है, एक लैंग्वेज
अगर आप माने तो वो लैंग्वेज संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत का जो टेक्स्ट है उनको लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात है, ये बहुत बार आपको मिलेगा। ठीक, देन देखो 4.19 की बात करें हम, ऑल स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ लर्निंग एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ ए क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन ग्रेड 6 to 12। ठीक है, तो 6 to 12 इस बीच के इस क्लास के बीच में 2 ईयर्स जो है वो उनको क्लासिकल लैंग्वेज सीखने का मौका दिया जाएगा, किसी भी 2 ईयर्स। देन 4.20 की बात हो रहा है यहाँ पर, देखो अदर फॉरेन लैंग्वेजेस लाइक कोरियन, जापानीज एट्सेट्रा विल ऑल्सो बी ऑफर्ड एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल मतलब 9 से लेकर 12 तक, ध्यान रखिएगा। तो इनमें फॉरेन लैंग्वेज का भी ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। द टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस विल ऑल्सो बी, अब फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन किया गया, कोरियन, जापानीज़ और क्या किया गया। 4.20 देख लेते एक बार। देखो फ्रेंच है, थाई है, जापानीज़ है, बट बात यह कि इन सारे लैंग्वेजेस का टीचर्स मिलेगा, उनके बारे में यहाँ पर बात तो नहीं हुआ। ठीक है, हम आगे देखेंगे। 4.21 देखो, द टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागॉगी। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब रोट लर्निंग से हमको दूर जाना है, फॉर चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, तो उनके ऊपर फोकस किया गया है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। 4.22 में देखो, लोकल साइन लैंग्वेजेस विल बी रेस्पेक्टेड एंड टॉट एज वेल। तो लोकल साइन लैंग्वेज या फिर इंडियन साइन लैंग्वेज विल बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री, ये भी बोला गया यहाँ पर। देखो तो साइन लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि वो भी साइन लैंग्वेज भी सिखाया जाएगा। मतलब ये होता है ना साइन लैंग्वेज, जैसे हम इमोजी यूज़ करते हैं थंब, तो इसका मतलब है वो के ये वाला, तो वो भी सिखाया जाएगा। साइन लैंग्वेज होता है कुछ, और ये आप सुना होगा कि साइन लैंग्वेज मतलब एक साइन का मतलब दूसरे जगह दूसरा वो मतलब कुछ और हो सकता है, तो ये बात है। देन 4.25 में हम चले जाएंगे एकदम। 4.25 में देखिए क्या है कि एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन मिडिल स्टेज। तो हम सुने थे जब ये NEP आया था, तब तो पहले जब आया था तब तो नहीं पढ़े, आज 4 साल हो गए उसके बाद पढ़ रहे। तो तब हम ये कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कोडिंग को इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखो एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कोडिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज मतलब कौन सा वाला है? मिडिल स्टेज मतलब है 6 to 8, है ना। तो क्लास 6 से कोडिंग सिखाया जाएगा। देन 4.26 की बात करें, बट बहुत सारे स्कूल में कंप्यूटर भी नहीं है, ठीक है, ये हकीकत है। 4.26 जो है, ड्यूरिंग ग्रेड 6 to 8 एवरी स्टूडेंट विल टेक अ सर्वे एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट लाइक ए कारपेंट्री, गार्डनिंग एट्सेट्रा, और 10 डे बैगलेस पीरियड। तो ये ध्यान रखिएगा कि 10 डे जो बैगलेस पीरियड होगा स्कूल का, ठीक है, स्कूल में 10 डे बैगलेस पीरियड होंगे। ओके, और कब होगा? 6 to 8 में, ग्रेड 6 to 8 के लिए है ये। ओके, ये प्रोविजन। 4.27 देखते हैं हम। 4.27 यहाँ पर है, 4.26 देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। 4.27 देखिए, नॉलेज ऑफ इंडिया। तो 4.27 बोल रहे हैं कि एन एंगेजिंग कोर्स ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी स्कूल एज एन इलेक्टिव। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर स्टडी करना, ये भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर अवेलेबल रहेगा सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए। फिर देखो 4.28 में यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू एजुकेशन मतलब क्या है? जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ है, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ है, वो जैसे कि सेवा, अहिंसा, स्वच्छता। देखो कोई कितना संस्कृत वर्ड्स को भी एकदम डायरेक्टली मेंशन किया जाएगा। इसको संस्कृत बोलेंगे या फिर हिंदी बोलेगा, तो ये एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। बट मैं अभी सत्य, ये सब संस्कृत में पढ़े थे हम। देन निष्काम कर्मा, शांति, सेक्रीफाइस, टॉलरेंसी, तो इंग्लिश टर्म होगा। तो ये सब जो है वो वैल्यू एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। और मैं अभी कुछ पेपर जो है मतलब ये डिज़र्टेशन टॉपिक सिलेक्ट करने के दौरान मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक करेंगे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर। तो मैंने सोच रहा था कि देखो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो वार हो रहा है, फिर सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ है, ये सारी चीज़ें जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात है, एक स्कूल को इंक्लूसिव बनाने की बात है, तो वहाँ पर अगर हमारे अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ होंगे, जैसे कि सिंपैथी, मतलब एम्पैथी, है ना, ये सब, सेवा, अहिंसा, ये सारे बेसिक वैल्यूज़ अगर हमारे अंदर होंगे ना, तो ये आधे प्रॉब्लम मतलब 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ये बात है। अब हम देखेंगे 4.30 में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए NHFSE, कहाँ गया वो, सॉरी NCFSE, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर 4.30 में है ना। तो देखो वो भी डेवलप किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट विल बी अपडेटेड एवरी ईयर 5 to 10 ईयर्स, और उसको 5 से 10 साल के अंदर उसको अपडेट भी किया जाएगा, NEF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन का। देन 4.40 बहुत स्किप किए हम, यहाँ पर स्किप नहीं मतलब यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसे, तो हमने मेरे को नहीं लगा तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। 4.40 में देखो यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि टू ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू दी स्कूल ईयर्स ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशंस इन ग्रेड 3, 5, 8, मतलब क्लास 3 में एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 5 में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 8 में भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, which will be conducted by appropriate authority and not just at the end of grades 10 and 12, मतलब 10 and 12 में तो देना ही पड़ेगा, बट अब 3, 5, 8 इन में भी देना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हो आज तक हम उन सर्टिफिकेट्स को वैल्यू नहीं करते थे 3, 5, 8, तो हो सकता है आगे चलकर उनको भी वैल्यू दिया जाए 3, 5, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने उसको कंडक्ट करेगा। अभी तक तो शायद शुरुआत नहीं हुआ, पता नहीं, हाँ शायद नहीं हुआ, ठीक है। देन तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लास 3, 5, 8 इसमें भी एग्ज़ाम होंगे और प्रॉपर अथॉरिटी कराएगा, और 10, 12 में तो होगा ही होगा, ठीक है। देन देखिए ग्रेड 3 एग्जाम विल टेस्ट बेसिक लिटरेसी, अच्छा ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम होगा वो बेसिक लिटरेसी को टेस्ट करेगा, न्यूमरेसी एंड अदर फाउंडेशनल स्किल्स को टेस्ट करेगा। देन 4.41 देखिए, इसको नेशनल असेसमेंट सेंटर की बात हो रहा है यहाँ पर। नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब बहुत बड़ा टर्म यूज़ कर दिया है भाई। तो ये जो है सेटअप किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। 4.42 हम देखते हैं, तो परख का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट देन रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। डेफिनेटली पूरा प्रिपरेशन भी याद रखना पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो उसी में खेलता है ना, फॉर की जगह ऑफ लिख दिया, इन लिख दिया, ऐसे करेगा, तो पूरा ध्यान रखिएगा। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये है परख का फुल फॉर्म, ओके। देन 4.42 में हम देखेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो सारे NTA के द्वारा लिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जो है नेट स्कोर जो है वही PhD एडमिशन के लिए माना जा रहा है, वो और जो रेट वगैरह होते थे वो आप यूनिवर्सिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, आप ये सुने होंगे। और UG PG इनका भी जो एडमिशन है वो किया जाएगा, बट यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि इट विल बी लेफ्ट अप टू इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टू यूज NTA असेसमेंट्स फॉर देयर एडमिशंस। तो यूनिवर्सिटी में ये लेफ्ट किया जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी का अगर पसंद नहीं आया तो वो इसको नहीं मान सकते या फिर कॉन्डक्ट नहीं करवा सकते, नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। जैसे कि इस साल हमारा M.Ed के एडमिशन के लिए, B.Ed के एडमिशन के लिए, शायद B.Ed का भी है ना, वो क्वेट जो होती है CUET, उनमें हमारा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ओके। देन देखिए 4.46 की बात हो रहा है गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्कूल्स विल डेवलप स्मार्ट क्लासरूम्स इन ए फेज्ड मैनर फॉर यूजिंग डिजिटल पेडागॉगी। यहाँ पर डिजिटल पेडागॉगी की बात हो रहा है, ठीक है, डिजिटल पेडागॉगी। देन 5 में आता है टीचर्स। 5.2 में देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है टीचर कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, तो टीचर के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाएगा। और द 5.3 में देखिए द हार्मफुल practice of excessive teacher transfer will be halted, so students have continuity in their role models and educational environments. Then transfer will occur in very special circumstances. Transfer will also occur via online computer registration to ensure transparency. तो अभी ट्रांसफ़र के बारे में तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट मैंने नोट किया था तो बता दिया आपको। देन देखिए 5.7 में क्या बोल रहा है, और ये सब बेसिक बातें आपको पता होगा, ये सब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो होता ही है ना। देन 5.7 में देखिए बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्रूटमेंट प्लानिंग, मतलब बड़ी बात, फोरकास्टिंग एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बाय ईच स्टेट
भाई आज तक भी नहीं सेट हुआ इसका। तो जो है मतलब वही एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला जाएगा और कितना टीचर एक्चुअल में रिक्वायर्ड है हमारा कंट्री को, पूरा उसका फोरकास्टिंग मतलब पहले से बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल रहा है टू एसेस एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट वाइज टीचर वैकेंसीज ओवर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, मतलब 20 ईयर्स में कितना टीचर की रिक्वायरमेंट होगा वो एक असेसमेंट किया जाएगा, बड़ी बड़ी बात। देन देखो 5.12 टीचर्स विल नॉट बी एंगेज्ड एनी लॉन्गर इन वर्क दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मिड डे मील वर्क, तो ये सब काम में टीचर को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, ये भी बात यहाँ पर बोला गया है, ठीक। आप 5.15 में चलते हैं हम। 5.15 देखो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है कि 5.15 में देखो ये टीचर को 50 आवर का एवरी ईयर 50 आवर का वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स को अटेंड करना पड़ेगा। ये सेमिनार हो सकता है, ऑनलाइन कोर्सेस हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वो सब है। देन CMP देखो कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन फॉर टीचर्स, तो ये 5.17 में मेंशन्ड है कैरियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। 5.19 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बोल रहा है वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स बेस्ड ऑन मेरिट, मतलब आउटस्टैंडिंग टीचर्स शुड बी ट्रेन टू टेक लीडरशिप पोजीशन इन BRC, CRC, BIT, बाइट्स मतलब ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, देन डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, इन सब में टीचर्स को एज ए लीडर या फिर हाईएस्ट जो अथॉरिटी होगा एज ए वो पोजीशन में वो टीचर को रखा जाएगा, ठीक है, मेरिट बेस्ड, मतलब अगर उनके पास पता नहीं मेरिट कैसे जज करेगा वो तो नहीं बताएगा यहाँ पर। देन देखिए 5.20 यहाँ पर NPST की बात हो रहा है, मतलब नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स की बात हो रही है यहाँ पर। 2022 ये जो है पब्लिश किया जाएगा, तो आई थिंक ये चेक करना पड़ेगा हुआ है कि नहीं, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स हम आगे के देखेंगे। बाकी हम NEP से शुरुआत किए हैं, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। विल बी रिव्यूड इन 2030, तो वो जो NPST होगा उसको रिव्यू किया जाएगा हर 10 साल में, जैसे कि हमने देखा था NCAPSC सेकेंडरी एजुकेशन का जो नेशनल करिकुलम फ्रेम होगा वो भी 5 से 10 साल तक बाद रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। देन देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर ईच स्टेज, और हर एक स्टेज में परफॉर्मेंस अप्रेजल ये जो बनाया जाएगा। देन प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीज विल नॉट ऑकर बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ टेन्योर और सीनियरिटी बार परफॉर्मेंस, जो प्रमोशन है वो सब परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि एज सीनियरिटी के बेसिस पे। देन NPST विल आल्सो इन्फॉर्म द डिजाइन ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, और ये प्री सर्विस टीचर एजुकेशन मतलब वही BEd M.Ed के लिए जो रिकमेंडेशन मतलब कोर्स का करिकुलम होगा वो सब ये भी इसमें रिकमेंडेशन देगा। देन 5.22 देखिए टीचर एजुकेशन विल ग्रेजुअली बी मूव्ड बाय 2013 टू मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। वो आपने सुना होगा कि जो स्टैंड अलोन BEd यूनिवर्सिटी है वो सब नहीं रहेगा, है ना, वो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया जाएगा या फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो 5.23 में देखिए टोटल बात किया जा रहा है कि BEd प्रोग्राम जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd का मतलब क्या है। देन देखो 2 ईयर BEd भी होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा 2 ईयर BEd चला जाएगा, बट वो यूनिवर्सिटी अब ऐसा नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर 1 ईयर BEd भी होगा, ठीक है, अब 1 ईयर BEd भी होगा, बट ओनली टू दोज हैविंग 4 ईयर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री विथ मास्टर डिग्री। मतलब ऐसा किया गया कि मान लो आप ट्रेडिशनल सिस्टम में हो, ट्रेडिशनल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, तो हम अभी क्या करते हैं कि 3 साल हम ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल मास्टर्स करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हमने किया, बट अगर हमने तो वो जो ग्रेजुएशन डिग्री था वो अब 4 साल का हो जाएगा, ठीक है, उनमें 4 साल का हो जाएगा। और अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया तो आपका ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स कुछ ऐसे करके डिग्री दे जाएगा, और फिर आप मास्टर्स डिग्री आपका 1 साल का हो जाएगा, ठीक, मास्टर्स डिग्री आपका 1 साल का हो जाएगा, और फिर आप 1 ईयर BEd कर सकते हो। देन आप अगर आपने वो क्या है सिर्फ एक क्या है 2 ईयर BEd भी यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने यहाँ पर इन डिटेल नोट नहीं किया। तो देखो द 2 ईयर BEd प्रोग्राम्स विल ऑल्सो बी ऑफर्ड बाय द सेम मल्टी डिसिप्लिनरी ऑफरिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd एंड विल बी इंटरनेट ऑल टू दोज हु हैव ऑलरेडी ऑब्टेन बैचलर्स डिग्री इन अदर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। तो जो बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया है उनके लिए 2 ईयर BEd रहेगा खुला, और जो BEd प्रोग्राम में ऑल्सो भी सुटेबल 1 ईयर BEd प्रोग्राम्स एंड विल बी ऑफर्ड ओनली टू दोज हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री और हु हैव ऑब्टेन्ड अ मास्टर डिग्री इन स्पेशलिटी एंड विश टू बिकम ए सब्जेक्ट टीचर इन दैट स्पेशलिटी। तो ऐसे करके यहाँ पर बनाया गया है। आप देखो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd जो है वो एक साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, एक आपका सब्जेक्ट भी रहेगा और एडुकेशन मतलब बीएड भी ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। देन देखो 5.24 ऑल बीएड प्रोग्राम्स विल एम्फसाइज द प्रैक्टिस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब ये प्रोग्राम में एम्फसाइज किएगा फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो कि हमारा आर्टिकल 51A में मेंशनड है। इट विल आल्सो इंटीग्रेट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मैं पहले आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट SDG 4 को फुलफिल करने के लिए जो एजेंडा 2030 है वो उसको फुलफिल करने का टारगेट रख रहा है या फिर रखता है। देन देखो 5.25, हिंदी थोड़ा गलत बोल देता हूँ, माफ़ करने इसके लिए। स्पेशल शॉर्टर लोकल टीचर, स्पेशल शॉर्टर लोकल टीचर, ये क्या है? स्पेशल शॉर्टर लोकल टीचर एडुकेशन प्रोग्राम्स विल आल्सो बी अवेलेबल फॉर मास्टर इंस्ट्रक्टर्स फॉर प्रोमोटिंग लोकल प्रोफेशन नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये मास्टर इंस्ट्रक्टर, इस टर्म को ध्यान रखिएगा। मास्टर इंस्ट्रक्टर मतलब मान लो एक अच्छा आर्टिस्ट है जो कारपेंटरी का काम करता है कुछ ऐसा, या फिर कुछ पॉटरी का काम करता है, तो उनको स्कूल में बुलाया जाएगा या फिर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा शायद, और वो स्किल जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाएगा, तो वो है मास्टर इंस्ट्रक्टर, ठीक है। देन 5.26 देखो शॉर्टर पोस्ट बीएड सर्टिफिकेशन कोर्सेज विल बी मेड वाइडली अवेलेबल, मतलब बीएड करने के बाद सर्टिफिकेशन कोर्स जो होती है वो अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स इजली, उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। देन 5.28 में देखिए NCFTE विल बी रिवाइज्ड वंस इन एवरी 5 to 10 ईयर्स, मतलब वही बात 5 to 10 ईयर्स में रिवाइज किया जाएगा। NCFTE हो मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन हो, इस सेकेंडरी एजुकेशन की हो, या फिर हमने उसमें देखा NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर एजुकेशन, इसमें भी हो, ठीक है। सब 5 to 10 ईयर्स में रिवाइज किया जाएगा। बट NPST जो है यहाँ पर 5 to 10 नहीं बोला गया, यहाँ पर डायरेक्ट एवरी 10 ईयर्स ही बोला गया था। अब हम चले जाएंगे 6 में, यहाँ पर बोल रहे हैं देखो इंक्लूसिव एजुकेशन आ रहा है यहाँ पर, तो 6.1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ड्रॉप आउट ऑफ SC एंड ST स्टूडेंट्स की बात करें, आपको पता होगा कि ट्राइबल एरियाज़ में वो स्कूल ज़्यादा जाते नहीं है, तो ड्रॉप आउट रेट उनका ज़्यादा होती है। देन देखो 6.2.3 का यहाँ पर भी सब डिविजन्स है। तो चिल्ड्रन फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफन फाइंड देयर स्कूल एजुकेशन इरेलीवेंट एंड फॉरेन टू देयर लाइव्स बोथ कल्चरली एंड एकेडमिकली, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि वो ट्राइबल पीपल हमारा जो बहुत सारी जगह में है कि हमारा जो स्कूल्स का जो भी है जैसे पढ़ाया जाता है, जो चीज़ें पढ़ाया जाता है उनके साथ वो रिलेट नहीं कर पाते, ना उसको एकेडमिकली रिलेट कर पाते, ना ही उनका जो लाइफ स्टाइल है उनके साथ रिलेट कर पाते, तो वो स्कूल छोड़ जाते हैं। देन 6.6 में हम चले जाएंगे, बाकी सब देख लेना, ठीक है। अगर आप मैंने मिस कर दिया तो आप कमेंट में बता देना, बाकी मेरे को नहीं लगा तो इसलिए मैंने नोट नहीं किया, इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो 6.6 देखो रीजियंस विथ लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम SEDGs मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स शुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल एजुकेशन जोन। तो आज तक आप सुनोगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो आप सुनो स्पेशल एजुकेशन जोन्स, तो ये भी डिक्लेयर किया जाएगा। 6.8 देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कॉन्स्टिट्यूट जेंडर इंक्लूजन फंड फॉर इक्वलिटी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। देन 6.9 में हम देखते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्री बोर्डिंग फैसिलिटीज विल बी बिल्ट इन स्कूल लोकेशन, मतलब स्कूल में ही वो हॉस्टल फैसिलिटीज होंगे और फ्री होगा ये पूरा, जैसे कि NPS में होता है। प्री स्कूल सेक्शंस का ये तो मेंशन नहीं है बट मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ। प्री स्कूल सेक्शंस कवरिंग एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विल बी एडेड टू KVs एंड अदर प्राइमरी स्कूल्स इन डिसएडवांटेज्ड एरियाज। तो ये जो प्री स्कूल सेक्शन है एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन विल बी एडेड टू KVs, मतलब KVs में नहीं है तो वो प्री स्कूल सेक्शन ऐड किया जाएगा। और 6.19 में बोल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, पार्टिसिपेंट्स इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम क्या बोल रहा है 6.19? हाँ चलो उतना कुछ है नहीं। देन हम 7 में जाते हैं, 7.6 एकदम 7.6 हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि द आइडिया ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आइडिया ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स है ये फर्स्ट सजेस्टेड बाय एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 बट वॉज लेफ्ट अनइम्प्लीमेंटेड। देखो तब से स्कूल कॉम्प्लेक्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, और ये 1964 से 20 मतलब 60 साल हो गया है ना, 60 ईयर्स के बाद फिर से उसका बात किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि ये बनाया जाएगा। अच्छी बात है। तो ये ऐसे भी आगे चल के भी देखा जाएगा कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है बट वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाए, है ना, ऐसा होगा, क्या ही कर सकते हैं।
ओके। देन देखिए 7.8 DEO इन ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, देन BEO। तो ये सब पोस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आप देख लेना, आप सर्च कर लेना, अगर रिक्रूटमेंट निकाले तो प्रिपरेशन रखना। तो ऐसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर तो होता ही है ना, वो जो स्कूल ऐसा ही होते हैं ना, वो वाला, ठीक है। तो ये सब पोस्ट से आप देखो 7.11 में हम देखेंगे कि यहाँ पर बाल भवंस की बात की जा रहा है। बाल भवंस 7.11, तो यहाँ पर कहाँ ये बाल भवन, सारे चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस कैन विजिट वंस अ वीक। तो यहाँ पर एक बात है कि ये जो है ना, ये इफ पॉसिबल देखो लास्ट में है, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस इफ पॉसिबल। अरे कहाँ चले गए हम, अरे तो ये ई पॉसिबल वो जो फ्रेज़ है बोल सकते हैं, इसको काफ़ी बार यूज़ किया गया है। मतलब वही बात है कि इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा पता नहीं, है ना। देन 7.12 में बोला जाएगा कि सामाजिक चेतना केंद्रों, ये भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये पॉसिबल है ना। द अनयूटिलाइज्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी यूज्ड एज सामाजिक चेतना केंद्र, ओके। देन हम देखेंगे 8 में एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। 8.2 में क्या बात हो रहा है देखो, तो 8.2 में बोला जा रहा है कि एक्सेसिव सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन और इट्स आर्म। मतलब अभी जो पावर्स है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में सेंट्रलाइज्ड है, तो उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना है। 8.3 में बोला जा रहा है कि फॉर प्रॉफिट प्राइवेट स्कूल्स, मतलब ये टर्म मेंशन किया है बस, उसके लिए मैंने लिखा है कि प्राइवेट स्कूल जो हो वो फॉर प्रॉफिट, एकदम फॉर प्रॉफिट प्राइवेट स्कूल। तो हम सुने थे नॉन फॉर प्रॉफिट, हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर प्रॉफिट प्राइवेट स्कूल्स है ना, ये भी। तो मतलब ये करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। देन हम 8.5 में देखेंगे, एकदम यहाँ पर बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज द एपेक्स स्टेट लेवल बॉडी इन स्कूल एजुकेशन एंड विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देन एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड सर्विस प्रोविजंस विल बी हैंडल्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग ऑफिसेस ऑफ DEO एंड BEO। देन स्टेट्स और यूटीज विल सेट अप स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, SSA, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। देन हम 8.5 में देखते हैं। 8.5 में देखते हैं, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है 8.5 सॉरी 8.54 मतलब यहाँ पर कौन सा है, डी वाला गया, हाँ, कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड करिकुला विल बी लेड बाय SCERT। SCERT विल डेवलप अ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, SQAAF। देन 8.10 देखो, यहाँ पर नेशनल एकेडमिक सर्वे की बात किया जा रहा है। नेशनल एकेडमिक सर्वे की बात करें, विल बी कैरिड आउट बाय परख सैम्पल बेस्ड अक्रॉस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स एंड SAS स्टेट असेसमेंट सर्वे भी कंडक्ट किया जाएगा। नेशनल असेसमेंट सर्वे, स्टेट असेसमेंट सर्वे, ठीक है। हम जाते हैं अब हायर एजुकेशन में चले आए हम, तो यहाँ पर देखते हैं 10.1 में हम देखेंगे एकदम जाके, ये कुछ बातें हैं देखो। द पर्पज ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन इज देयरफॉर मोर देन द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द की टू, मतलब बट पहले तो एम्प्लॉयमेंट ही ज़रूरी है ना। तो हायर एजुकेशन के बाद अब स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको ही एड्रेस नहीं कर रहा है, काफ़ी मतलब दिक्कत वाली बात है। कि बाकी चीज़ें तो ठीक है ना, बाकी चीज़ें ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं मिले तो बाकी चीज़ें बेकार है। तो उसका बात यहाँ पर नहीं हो रहा है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, आप तो एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं पाओगे यहाँ पर, ठीक है। वो हमें बात कर रहा है कि ऐसे शायद होना भी नहीं चाहिए, है ना, ऐसा है क्या, होना भी नहीं चाहिए, अरे ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही कि फ्री एजुकेशन होगा, वो होगा, ये होगा। और यहाँ पर बात किया जाए, कल मैं एक इसका डिस्कशन भी देखा संसद टीवी का, तो वहाँ पर एक मैम ने काफ़ी अच्छा सवाल रेज किया और उन्होंने एक प्रोफेसर की नाम लिया कि उनसे वो मतलब जो भी है, तो आइडिया कुछ ऐसा था कि यहाँ पर जो है हम आज 6 to 14 ईयर्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि उनको फ्री एजुकेशन देने का, बट ढंग से तो नहीं दे पा रहे हैं ना। फिर आप यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 18 ईयर्स तक की जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। तो फिर ये मतलब उन्होंने बोल रहा था कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उनको अमेंड करना पड़ेगा, और जो है ये हम क्वांटिटेटिवली चीज़ों को देख रहा है, हम क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन था, आप भी देख सकते हो, जाना संसद टीवी में सर्च करना NEP बोल के, तो आ जाएगा वीडियोस, ठीक है, देख लेना एक बार, काफ़ी अच्छी बात है। और एक मैम ने ये बोला कि
यहाँ पर जो है एमए इन एजुकेशन और एमएड, मतलब एमए इन एजुकेशन एंड एमएड, इसको लेकर काफ़ी दिनों से डिबेट है, बट उसका बात यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात किया जा रहा है कि बीएड को ये करेंगे वो करेंगे, बट जो एमएड इन एजुकेशन एंड एमएड एजुकेशन है तो ये काफ़ी दिनों की एक डिबेट है कि इन दोनों कोर्स लगभग सेम ही है, तो फिर उस पर बात यहाँ पर नहीं। और मैम ने ये भी बोला कि एमएड ना होकर मास्टर ऑफ टीचर एजुकेशन ऐसे करके होना चाहिए ताकि कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन हो, क्योंकि एमए इन एजुकेशन और एमएड इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये सब बात हो रहा है, बट यहाँ पर वो चीज़ें मेंशन नहीं है। ठीक है, हम आगे जाते हैं। चलिए 10.1 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 10.1 में बोला जाए कि टू एंड द फ्रैगमेंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन, डेफिनेटली बॉक्स फ्रैगमेंटेड है, ट्रांसफॉर्म इनटू लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज ईच ऑफ विल एम टू हैव 3000 प्लस स्टूडेंट्स, मतलब एक एक यूनिवर्सिटी को बहुत मल्टीडिसिप्लिनरी बना दिया जाएगा और एक यूनिवर्सिटी के अंदर 3000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर रहेगा। अब देखो 10.2 बोल रहा है कि मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी जो है वो हाईएस्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी का हाईएस्ट रिकमेंडेशन है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो ये रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज विल बी देयर, सो मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज विल बी देयर कि रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जो कि इक्वल रिसर्च इंटेंसिव, मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रिसर्च में एम्फसाइज किया गया, ध्यान रखिएगा इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च। ठीक है, होगा रिसर्च इंटेंसिव। देन टीचिंग इंटेंसिव ये होगा कि ग्रेटर एम्फेसिस ऑन टीचिंग स्टिल कॉन्डक्ट सिग्निफिकेंट रिसर्च, तो होगा टीचिंग इंटेंसिव। रिसर्च इंटेंसिव में ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च में फोकस कर रहा है टीचिंग में कम कर रहा है, ऐसा नहीं है, इक्वल एम्फेसिस ऑन टीचिंग एंड रिसर्च, तो इसको ध्यान रखिएगा। और टीचिंग इंटेंसिव में उसका टीचिंग में ज़्यादा ध्यान है और सिग्निफिकेंट रिसर्च भी कर लेते हैं। अब एवरी कॉलेज विल डेवलप इनटू ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। ठीक है, और बाकी जो कॉलेजेस रहेंगे, कुछ कॉलेज होगा तो वो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो पता नहीं इसमें फिर हम बीएड का तो फिर ऑटोनोमस बन सकते हैं, फिर ऐसा तो होगा क्या, तो देखना पड़ेगा, है ना, ये कुछ क्लियर कट यहाँ पर है नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज जो है फुल या पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो जो कॉलेजेस हो प्रेजेंटली जो कॉलेजेस है उनको ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज होगा मतलब वो कॉलेज क्या होगा कि फुली पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी होगा। देन तो 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी हमको मिला, एक हो गया रिसर्च इंटेंसिव, दूसरा हो गया टीचिंग इंटेंसिव, और तीसरा हो गया ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 3 टाइप्स का इंस्टीट्यूशन। देन 10.5 में जाते हैं हम, यहाँ पर बोल रहे हैं कि वही 3 ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन की मेंशन है, देखो अब मैंने हाईलाइट भी किया है यहाँ पर। तो 10.7 में जाते हैं, बाय 2040 ऑल HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेल बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी, तो टारगेट रख रहे कि 2040 तक सारी चीज़ें हो जाएगा, और बाय 2030 प्लानिंग टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी विल बी कम्प्लीटेड। तो देखो ये काफ़ी मतलब कन्फ्यूजिंग चीज़ है, तो मैंने चैट जीपीटी की मदद से इसको इंटरप्रेट करने का कोशिश की थी, और वहाँ पर वो चीज़ें निकाल के मतलब उन्होंने बताया चैट जीपीटी ने कि 2030 तक हमारा जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा और 2040 तक वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, बाय 2030 एटलीस्ट 1 मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो ये एम कर रहा है कि 2030 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। देन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन विल बी 50% बाय 2035। तो मैंने जब नेट जेआर निकाला था तो मतलब 23 जून में, तो ये सवाल आया था और मैंने गलत किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एम क्या है 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का एम क्या है इन हायर एजुकेशन में 50% है, या शायद ईयर पूछा था कि कौन सा ईयर तक वो हम अचीव कर लेंगे, ये टारगेट रखा है, तो 2035 तक। ठीक है, ओके। देन देखिए सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी फेज्ड आउट ओवर टाइम, तो धीरे धीरे सिंगल स्ट्रीम जो होगा, जैसे कि हम ये बीएड की ये मान लो सिर्फ बीएड डिग्री दे रहा है तो उनको फेज्ड आउट कर दिया जाएगा। देन 10.12 हम देखेंगे, 10.12 ये है 10.12 ओके। सो ग्रेजुअली फेजिंग आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस, और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होती है ना उनको भी जो है फेज्ड आउट कर दिया जाएगा। तो ये फ्रैगमेंटेड क्यों बोल रहा है हायर एजुकेशन के, क्योंकि देखो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड कॉलेज, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी, ये लास्ट में है देखो द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। भाई इतना टर्म्स क्यों रखना है, चीज़ों को सिंपल बना दीजिए, तो काफ़ी अच्छी बात है इसमें, तो काफ़ी अच्छी बात है ना। तो विद इन 15 ईयर्स इसको कर दिया जाएगा थ्रू अ सिस्टम ऑफ ग्रेडेड ऑटोनॉमी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी भी दी जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा है नहीं, अब 3 पेजेस ही है, तो चलो कंप्लीट कर रहे थे जल्दी जल्दी। देखें
11 में क्या बोल रहा है कि हॉलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात करें तो हम 11 से डायरेक्ट 11.10 में चले जाएंगे। और यहाँ पर बात हो रहा है किसकी, यहाँ पर बात हो रहा है कि अंडरटेकिंग अ PhD शैल रिक्वायर आइदर ए मास्टर्स डिग्री और ए 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च। मतलब आप डायरेक्टली बैचलर के बाद UG डिग्री के बाद भी आप रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और MPhil प्रोग्राम इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिखा है शैल बी डिसकंटिन्यूड, मतलब तब नहीं किया गया था, इसको ये डॉक्यूमेंट आने के बाद कर दिया गया है ना, इसलिए। देन देखिए 11.11 क्या बोल रहा है, मेरू मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज लाइक IIT IIMs ये सब जो बोलते हैं उसको मेरूज एस्टेब्लिश किया जाएगा। देन 12 में जाते हैं हम, यहाँ पर सपोर्ट की बात कर रहे हैं और मैंने एक शॉर्ट बनाया है, अब देखना सपोर्ट कैसे मिल रहा है हमको, हैं फ़ोन नंबर देकर रखा है, ईमेल देकर रखा है और ढंग से रिप्लाई नहीं करते, है ना। अब फ़ोन तो उठाता ही नहीं है। भाई सबको मैंने मेल किया कि भाई मैंने फॉर्म में गलती कर दिया है, ये मैंने एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो रिप्लाई ये आता है कि भाई तुम तो सिर्फ एकेडमिक डिटेल से एडिट कर सकते हो, प्रोफाइल का एडिट नहीं कर सकते हो। मैंने प्रॉब्लम बताया कि भाई मैंने गलती से कर दिया है, तो कुछ बताओ ये सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर बताओ कि नहीं सॉल्यूशन नहीं है, फिर वो वही बताते हैं। तो सिस्टम कुछ ऐसा ही चल रहा है। आई थिंक आप रिलेट नहीं कर पाए होंगे बाय द वे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12.1 क्या बोल रहा है, स्किप कर दिया क्या, हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि कारिकुलम पेडागॉगी कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट आर द कॉर्नरस्टोन फॉर क्वालिटी लर्निंग। ठीक है, डेफिनेटली ये बात तो मानना पड़ेगा कि कारिकुलम पेडागॉगी कॉन्टिन्यूस असेसमेंट या स्टूडेंट सपोर्ट ये सब होना चाहिए एक अच्छा टीचिंग लर्निंग होने के लिए, क्वालिटी लर्निंग देने के लिए। देन 12.2 में बोला जा रहा है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा वो विल मूव अवे फ्रॉम हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस टुवर्ड्स मोर CCE, मतलब असेसमेंट कंटिन्यूसली होगा इन एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एकदम 12.9 में चले जाते हैं हम यहाँ पर। चलो 12.9 में बोला जा रहा है क्या, हाँ, इन एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी काउंसलिंग सिस्टम्स फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल एडजस्टमेंट। ये बात तो है कि होना चाहिए, है ना, काउंसलिंग सिस्टम। मतलब आज ये बहुत प्रॉब्लम है भाई, ये इमोशनल है, इमोशंस कंट्रोल ही नहीं होते। चलो अब देखो टीचर एजुकेशन में हम जाते हैं 15 में है टीचर एजुकेशन। ये सब आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मेरे को नहीं लगा कि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट होगा, तो मैंने इसको पढ़े हैं और पढ़ के स्किप किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट मतलब वही है ना, पढ़े है इसलिए तो मैंने स्किप कर पाया और छांट पाया। ठीक है, तो आप चलिए 15.3 by 2030 only educationally sound multidisciplinary and integrated teacher education programs shall be in force। मतलब टीचर एजुकेशन पर कहाँ बहुत ध्यान दिया जा रहा है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि एक डिबेट है, उसको एड्रेस बिल्कुल नहीं किया, मतलब एमएड का बात ही नहीं किया गया यहाँ पर। एमएड भी एक टीचर एजुकेशन का ही प्रोग्राम है। देन देखिए 15.4 जो है, ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल एम टू एस्टेब्लिश एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। ऑल स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बाय 2030। यहाँ पर बात किया जा रहा है जो सिर्फ BEd डिग्री दे रहा है उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2030 के अंदर, मतलब होना पड़ेगा मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में, सिंस दे विल हैव टू ऑफर द 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो हिसाब से जितना हम सोच रहे हैं वैसा नहीं है कि वो टीचर सब कॉलेज बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। 4 ईयर इंटीग्रेटेड मतलब उनको बाकी टीचर्स को वही सारे टीचर्स है मेथड का जो भी है वो, क्योंकि जो BEd पढ़ाते हैं फिर वो तो दूसरे सब्जेक्ट से भी आते हैं ना, तो वो क्या करेगा फिर उनको भी पढ़ाने लग जाएगा एक जो भी है, मतलब उसका ऑनर्स डिग्री भी हो जाएगा और उनको ये BEd भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ वही टीचर्स है, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होंगे BEd जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए ये चीज़ों को, ये स्टैंडर्ड को मीट करना या फिर गाइडलाइंस को फॉलो करना, आई डोंट थिंक कि उतना भी डिफ़िकल्ट होंगे। ठीक है ओके, सिर्फ वो 2 साल का कोर्स 4 साल में कराना पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स जो भी है फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा शायद। ठीक है, मेरे हिसाब से ही लग रहा है। चलो 15.5 देखिए कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd ऑफर्ड बाय मल्टीडिसिप्लिनरी HEI विल बाय 2030 बिकम द मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर्स। भाई ऐसा क्यों बोला पता नहीं, क्योंकि बाकी 2 ईयर BEd भी तो रहेगा, 1 ईयर BEd भी तो रहेगा, तो वो भी तो एलिजिबल हो जाएगा, फिर भी मिनिमल क्वालिफिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ। देन देखिए 15.9 बोल रहा है कि ऑल फ्रेश PhD एंट्रेंस
irrespective of discipline will be required to take क्रेडिट बेस्ड कोर्स इन टीचिंग पेडागोगी। मतलब जो भी पीएचडी करेगा उनको भी टीचिंग पेडागोगी ये सब की जो कोर्स होगा, मतलब सर्टिफिकेट नहीं, क्रेडिट बेस्ड कोर्स, मतलब वो चीज़ें पढ़ना पड़ेगा और उसको सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पीएचडी जो करेगा उनको भी टीचिंग पेडागोगी जानना पड़ेगा, जो चीज़ें हम बीएड में सीखते हैं वो भी जानना पड़ेगा। ठीक, देन देखिए 16 में बात किया जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन की, और 16.2 में बोला जा रहा है कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क NSQF 2013 में बनाया गया था इसको। ठीक है, 2013 में, तो ध्यान रखिएगा ये 2020 के बाद में नहीं, पहले ही बना दिया गया नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। ये कब बने थे? 2013। तो ये सवाल याद रखिएगा। देन 16.5 में देखिए क्या है कि बाय 2025 50% लर्नर्स शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन, और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए, और 2 ही पेज है, हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। द BVOC मतलब वोकेशनल डिग्रीज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013, वही नेशनल स्किल्स फ्रेमवर्क फॉर नेशनल क्वालिफिकेशन, क्या पढ़ा है यार, ये नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो वो डिग्री भी 2013 में इंक्लूड किया गया था। तो एक बार सर्च कर लेना, इसको मैंने भूल गया था यार, सर्च करना पड़ेगा। BVOC डिग्रीज मतलब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में दिया जा रहा है, ये अभी कुछ जानकारी है नहीं मेरे को, तो देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो वोकेशनल कोर्सेज विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल अदर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम। मतलब ये कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड में एनरोल हो गया तो फिर कोई वोकेशनल कोर्स नहीं कर सकते। मतलब हम सुने थे ना, वो वाला कहाँ निकले थे, वो यहाँ पर तो नहीं मेंशन था कि आप एक ही साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, तो वो शायद किसी और डॉक्यूमेंट में होंगे शायद, है ना। देन देखो लोक विद्या, हाँ, लोक विद्या विल बी मेड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स थ्रू वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज। लोक विद्या मतलब शायद वही है कि कोई लोकल में कोई है, कुछ जानता है, तो वो आके स्कूल में सिखाएगा या फिर कॉलेज में आके सिखाएगा, है ना। देन देखो 17 में हम जाते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF 17 नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो यहाँ पर 17.3 देखिए, यहाँ पर देखिए हमारा GDP का कितना % हम रिसर्च में लगाते हैं। तो इंडिया जो है वो 0.69%, इसराइल सबसे ज़्यादा है 4.3%, साउथ कोरिया 4.2% और USA 2.8%। ठीक है, इनोवेशन में जापान का मेंशन करना चाहिए था भाई, जापान इतना डेवलप्ड है, फिर क्यों नहीं मेंशन किया पता नहीं। हम बोलते हैं ना जापान टेक्नोलॉजिकली सबसे डेवलप है, कुछ नहीं है, फिर भी इतना आगे है, और इसके रीज़न वही है कि उनका टेक्नोलॉजी बढ़िया है। तो फिर टेक्नोलॉजी मतलब इनोवेशन तो है, तो मेंशन क्यों नहीं किया पता नहीं। चलिए, देन देखिए 17.10 यहाँ पर बोला जा रहा है UGC एंड अदर इंस्टीट्यूशन दैट फंड रिसर्च विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि UGC ये सब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, बट UGC एंड अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक DEST, DAE ये सारे डिपार्टमेंट रहेगा और उसी रिसर्च को फंड करने के लिए होंगे। ठीक है, देन देखो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ HE हायर एजुकेशन, मतलब रेगुलेशन कैसे होगा, क्या होगा। तो 18.2 में बोला जा रहा है कि फॉर स्ट्रक्चर्स विल बी सेटअप एज 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स विद इन 1 अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन। मतलब सबसे ऊपर होगा HECI, मतलब हायर एजुकेशन नॉट काउंसिल, कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा इसको, HECI। ठीक है, देन फर्स्ट वर्टिकल क्या होगा, तो 4 वर्टिकल रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वर्टिकल मतलब क्या होगा, यहाँ पर होगा NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो ये 2 चेंजेस है, एक हमने देखा था एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, और ये एक है हायर एजुकेशन में। तो ये 2 मेन चेंजेस है जो कि NEP का मेन फोकस है। ठीक है, ये अपनी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब गल्प ही है। तो देखिए फर्स्ट वर्टिकल क्या बोला जा रहा है, अब इनके लिए फुलफिल करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आगे आने वाला है या फिर आ गया है उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएगा। ठीक, चलिए, देन 4 स्ट्रक्चर, ओके, फर्स्ट वर्टिकल में क्या है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगा। इट विल फंक्शन, इसका काम क्या होगा ध्यान रखिएगा, एक है ये एक कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन के तौर पर काम करेगा ये नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, पहले हम पढ़े थे कमीशन, वो सबसे ऊपर रहेगा और उसके अंदर मतलब ये चारों को दिखाना वो कमीशन करेगा। देन सेकेंड आर्टिकल में रहेगा एक्रीडिटेशन, NAC, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल। यहाँ पर वो NAA वाला NAC नहीं है, NAC, मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल यहाँ पर है, 8.4 में है, पढ़ लीजिए। देन देखिए थर्ड वर्टिकल 8.5 में है। थर्ड वर्टिकल बोल रहा है कि HEGC मतलब हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। मैंने एक नेट का क्वेश्चन देखा था, वो अरेंज करने के लिए बोला था, तो ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। पहले है HECI मतलब सबसे ऊपर, देन वो ये चारों को कंट्रोल कर रहा है, तो फिर ये चारों का दिया तो फिर ये ऐसा होगा, उसको तो हटा दिया जाएगा। फिर NHERC
देन आपका नैक, देन HEGC एंड देन GEC। ठीक है, तो कैसे करके आप याद रख सकते हो कि NHE, देन NAC, नैक और लास्ट में GEC, और उसके बाद उसके ऊपर में HEGC, मतलब ऊपर में तो H रहेगा, EGC, GEC, कुछ ऐसे करके याद रख सकते हो। फिर NAC और फिर उसके ऊपर NHERC, और ये चारों को जो देखभाल करेगा वो है HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये मेमोराइज हो गए होंगे। देन देखिए थर्ड वर्टिकल HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। तो इट विल कैरी आउट फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन, डिस्बर्समेंट्स ऑफ स्कॉलरशिप एंड डेवलपमेंट फंड्स। ठीक है, ये भी एक फंडिंग एजेंसी होगा UGC की तरह, बट UGC भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये होते हुए भी UGC रहेगा, क्योंकि वह पहले मेंशन था UGC एंड अदर इंस्टीट्यूशन दैट फंड रिसर्च विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब वो UGC नेट, वो UGC ही देगा उनका फेलोशिप। ओके, देन फोर्थ वर्टिकल क्या होगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। ये विल फ्रेम ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब क्या है इस फ्रेज का, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये कौन फ्रेम करेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC। देन है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF, ये सब बनाया जाएगा। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ये ऑलरेडी बन चुका है 2013 में। GEC विल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्किल्स दैट स्टूडेंट्स मस्ट एक्वायर ड्यूरिंग देयर एकेडमिक प्रोग्राम। ठीक है, और एक ही पेज बाकी है, एक पेज भी नहीं है, आधा पेज, तो चलिए पढ़ लेते हैं। HECI itself will be resolving disputes among the 4 verticals। देख रहे हो, ये 4 वर्टिकल के अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ, कोई दिक्कत हुआ, डिस्प्यूट हो गया, तो फिर HECI इसका देखो कोर्ट में नहीं जाएगा मामला, HECI इसको सुलझाएगा। देन देखिए 22.12 में चले जाएंगे हम, बिल्कुल 22.12, तो चलते हैं 22.12 में। ये एडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं। मैंने एक साथ वीडियो बनाया था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है एडल्ट एजुकेशनल लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो इसमें जो MAd या फिर MA एजुकेशन किए हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल है इस डिपार्टमेंट में, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। देन देखिए ऐसे ये आपका कैरियर पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। 22.12 हम देखते हैं इसको, अरे ये बहुत आगे है, चलो बहुत कुछ, हाँ, तो यहाँ पर बात हो रहा है कि अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये हम पहले भी पाए थे। तो 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन द कंट्री विल बी आइडेंटिफाइड व्हेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल सेंड स्टूडेंट्स टू स्टडी दीज डेस्टिनेशंस। ठीक है, तो 100 टूरिस्ट स्पॉट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा थ्रू आउट द कंट्री, और यहाँ पर स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा तो वो सब पढ़ने के लिए। तो एक बार वो वाला था स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ये आई थिंक ये कॉलेज के लिए है ना, ये फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, ये क्या है 22 में देख लेते हैं एक बार। प्रमोशन ऑफ, अच्छा प्रमोशन ऑफ, अच्छा क्लास मेंशन नहीं किया, मतलब पता नहीं किसका है। इंडियन इंस्टीट्यूशन 22.14 देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI विल बी एस्टेब्लिश। ठीक है, देन 22.18 हम देखेंगे, फॉर ईच ऑफ द 22.18 फॉर ईच ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशनड इन 8th शेड्यूल एकेडमीज विल बी एस्टेब्लिश। जितने भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए एकेडमी एस्टेब्लिश किया जाएगा। देन 23.3 में हम देखेंगे, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम NETF विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ओके, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज NETF। देन 25, तो 25 में बात हो रहा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की। 25 आ जाओ, ये सब कॉमन बातें हैं, आपको पता होगा, एक बार पढ़ लेना अच्छी बात है। देन देखो 25 में है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE which will have a much greater mandate and not only a forum for widespread consultation and examination of issues relating to education and cultural development। ठीक है, बाकी हम PYQs अगर मिले तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, बाकी हम इतना बेसिक बस जान रहा है ना। देन देखिए 25.2 में है कि MA, यहाँ पर मेंशन है, देखो MHRD का जो नाम है वो MOE कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर मेंशन किया गया था इसको, और ये किया भी गया है ना, ये आसान था। तो जल्दी हो गया। ये कब हुआ था देखो, ऑन जुलाई 29, 2020 में ये इसको रीनेम किया गया था। और MHRD कब फाउंड किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, MHRD फाउंड किया गया था 1985 में। इसका नाम चेंज होकर MOE हो गया था 2020 में, और डेट था 29 जुलाई। ओके, अब देखिए 26.1, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इंडियाज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो इंडियाज का जो हमने देखा था रिसर्च में कितना है, 0.69% है ना, ओनली
0.69%, यस 0.69%। और टोटल एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर है 4.43% ऑफ जीडीपी नॉट बजट, 4.43% ऑफ जीडीपी। देन 27.3%, अरे बजट की तो बात करें, एनालिसिस ऑफ बजटेड एक्सपेंडिचर, हाँ बजट में ही तो होगा ना भाई, बजट में ही सब डिसाइड होता है। 4.3 पर, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो आई थिंक गलत बोल दिया, तो ध्यान रखिएगा। इंडियाज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 4.43% जो कि जीडीपी का है, और जीडीपी हम बजट में ही तो बताते हैं ना, बजट और सिर्फ जीडीपी की बात करते हैं। देन और लास्ट पॉइंट है हमारा 27.3। तो 27.3 में देखो क्या बोल रहा है कि इन 2030-40 द एंटायर पॉलिसी विल बी इन एन ऑपरेशनल मोड, मतलब 2030-40 के अंदर, मतलब मैक्सिमम 40 के अंदर सारे जो ये मतलब हमने प्लान बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है, वो ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है ये वीडियो का अंत। आपको कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, ठीक है, कोई भी फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, मैं बहुत ही थैंकफुल रहूँगा उसके लिए। चलिए थैंक यू। 1 घंटा 15 मिनट्स का वीडियो हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।